Hello everyone, welcome to the History Buzz. This is Shivangi and this is Ankush. So hi, my name is Ankush and I am also doing PhD at Center for Historical Studies, JNU. So here we are going to discuss how to make a research proposal. So just note down that there is no perfect or ideal format for a research proposal. We are just going to give you a rough framework how to write a research proposal, and there are various steps to it that would work in most of the university. Moving to the step 1, we are going to discuss how to write an introduction. Ankush is going to very briefly tell you how to write an introduction. So फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको अपने सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करना है। इसको सिंपल ही रखना है, 400 से 600 वर्ड्स एटलीस्ट लिखना पड़ेगा ताकि एक बेसिक आइडिया प्रोफेसर्स को भी समझ आ पाए और आप अपने रिसर्च को भी प्रेजेंट कर पाएँ। ऑल्सो जो भी टाइम फ्रेम आप स्टडी करने वाले हो उसके बारे में एक बेसिक बैकग्राउंड आप दे सकते हो। अगर आप किसी रीज़न, किसी डायनेस्टी या फिर किसी इवेंट को डिस्कस कर रहे हो तो उसके बारे में भी आप जो भी सेंट्रल आइडिया है आपके रिसर्च का वो आपको डिस्कस करना है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही ब्रीफ, 400 से 600 वर्ड्स। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप के साथ, जो है लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च गैप, एंड शिवांगी विल टेल यू अबाउट दैट। लिटरेचर रिव्यू सेकेंडरी सोर्सेज का होता है। किसी भी रिसर्च में दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज वो हैं जो भी टाइम फ्रेम आप स्टडी करने जा रहे हो उसके उस टाइम फ्रेम के कंटेम्प्रेरी जो भी चीज़ें उस टाइम फ्रेम के विद इन में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं या डॉक्यूमेंटेड है, इवन पेंटिंग्स तक, वो सारे आ जाएंगे प्राइमरी सोर्सेज में। रही बात सेकेंडरी सोर्सेज की, तो सेकेंडरी सोर्सेज जो उस टाइम फ्रेम के बाहर, उसके बाद के लिखे गए हुए सोर्सेज हैं, उनके बाद के लिखे हुए जो बुक्स और आर्टिकल्स हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाएंगे। लिटरेचर रिव्यू में कम से कम 4 से 5 बुक्स का रिव्यू करना होता है जो कि सेकेंडरी सोर्सेज ऑब्वियसली होंगे, और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप आर्टिकल्स का भी रिव्यू जो है वो कर सकते हैं। इन आर्टिकल्स में प्लीज़ नोट कि हमें जो भी काम हमारे सेंट्रल आइडिया या फिर जो हमारा थीम है रिसर्च का उससे रिलेटेड होना चाहिए। रिव्यू करते हुए आप क्रोनोलॉजिकली या तो कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी बुक लिखी गई है, उसके बाद कौन सी बुक लिखी गई है और उन्होंने आपके थीम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको थीमेटिकली अरेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आप रिसर्च क्वेश्चन अपने फ्रेम करने वाले हैं उसके हिसाब से आप थीमेटिकली एक एक वर्क को डिस्कस करके उनको क्रिटिक करके या फिर उनके अंदर जो भी कमियां आपको दिख रही हैं जो आप पूरी करने वाले हैं, बाद में जो भी गैप्स दिख रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके आप उनका एक रिव्यू दे सकते हैं। इसकी वर्ड लिमिट 600 से 800 रखना सही रहेगा। और रिसर्च गैप का सेक्शन आप अलग से भी बना सकते हैं इन बुक्स को रिव्यू करके। फिर आप बाद में लिख सकते हैं कि इनमें ये कमियां हैं या फिर इस ऑथर ने ये चीज़ डिस्कस नहीं की है जो मैं करने वाला हूँ अपने रिसर्च में। So this was a literature review and the research gap. Step 3 is research questions. सो रिसर्च क्वेश्चंस में हमें एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस हमें बनाने पड़ेंगे। लाइक हमें जो भी हम लिखना चाहते हैं थ्योरीज, उसको अलग अलग थीम्स को उसके हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। जो भी रिसर्च गैप आपने हाईलाइट कर रखा है उसको आपको 4 से 5 क्वेश्चंस में डिफाइन करना है और उसको 5 क्वेश्चंस ऐसे करके आप डाल सकते हो। आप चाहो तो आप हर एक क्वेश्चन के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को भी लिख सकते हो, उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपसे जो पैनल में बैठे हुए हैं इंटरव्यूअर्स, वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके टेंटेटिव चैप्टराइजेशन कैसा होने वाला है। तो आपके ये जो थीम्स होंगे वो ये जो भी आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो वो थीम्स के बारे में बात करेंगे वो आपके टेंटेटिव चैप्टराइजेशन में भी काम आ सकता है या फिर इंटरव्यू में एटलीस्ट बोलने के लिए काम आ सकता है। तो ये जो 5 सेपरेट क्वेश्चंस जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हो, कम से कम 4-5 होने चाहिए। एंड वन नोट आप ज़रूर लिखें, मतलब कि सिमिलर काइंड ऑफ थीम्स को आप एक में ही रहने दे तो अच्छा है, उसको अलग अलग उसके क्वेश्चंस ना बनाएं क्योंकि वो हाईलाइट हो जाएगा तो बहुत बेकार लगेगा। हाँ, तो मतलब एक क्वेश्चन में एक ही एस्पेक्ट कवर हो। कई सारे एस्पेक्ट्स एक क्वेश्चन में अगर आप कर रहे हो तो वो सिमिलर थीम का होना चाहिए, वो डिफरेंट थीम्स डिफरेंट क्वेश्चंस में होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो है स्टेप 4, डेट इज़ मेथडोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। सो या और पैनल में ऐसे इंटरव्यू के वक्त ये क्वेश्चन तो ऐसे
ज़रूर ही पूछ लेते हैं कि आपका जो भी आप रिसर्च करने वाले हो वो तो ठीक है, पर आपका मेथोडोलॉजी क्या है। तो मेथोडोलॉजी लिखते वक्त तो समझ नहीं आता कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेथोडोलॉजी में क्या होगा। हम खुद अपना प्रपोजल बनाते हुए हमें नहीं पता था कि मेथोडोलॉजी में लिखना क्या है। तो कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं है, फिक्स वे नहीं है लिखने का, पर मोटे मोटे तौर पे आपको बस ये डालना रहता है कि आप जो 5 साल में रिसर्च करने वाले हो उसका तरीका क्या होगा, आप कौन सा, आपका जो भी प्रोसेस है वो कैसे जाएगा, आप सोर्सेज कहाँ से उठाने वाले हो, डिफरेंट वेज जो आप यूज़ करने वाले हो थ्रू आउट द रिसर्च। हाँ, तो पहला तो सबसे बेसिक और जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए वो हो जाता है आर्काइवल रिसर्च। आर्काइवल रिसर्च में आप डिफरेंट आर्काइव्स विज़िट करोगे, आप लाइब्रेरीज विज़िट करोगे। जैसे दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स है और स्टेट आर्काइव्स हो गई। तो फर्स्ट वन वाज आर्काइवल रिसर्च, सेकेंड इज कंपैरेटिव स्टडी, यू कैन जस्ट हाईलाइट इट दैट यू आर गोइंग टू डू a comparative study. Third would be for those themes which require oral history और oral tradition, या फिर फील्ड वर्क रिक्वायर कर रहा है तो आप फील्ड वर्क भी डाल सकते हो कि हम फील्ड वर्क पे जाने वाले हैं, या फिर आप अगर आपका एथनोग्राफिक स्टडी है तो आप फील्ड वर्क के लिए जाओगे, आप जिस भी कम्युनिटी के बारे में कर रहे हो या रीजन के बारे में कर रहे हो, किसी भी प्लेस के बारे में कर रहे हो, तो वहाँ पे आप जाओगे, लोगों के इंटरव्यू लोगे, तो जो भी आप ओरल हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा आप जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिख सकते हो। और अगर आप ओरल हिस्ट्री डाल रहे हो तो प्लीज़ नोट कि आपको पता होना चाहिए कि ओरल हिस्ट्री को हम मेन स्ट्रीम जो हिस्ट्री है, जो एकेडमिक हिस्ट्री है, उसमें इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि आपने ओरल हिस्ट्री तो मेंशन किया है पर आप उसको कॉर्पोरेट कैसे करोगे अपने रिसर्च में। नेक्स्ट वुड बी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें आपको डिफरेंट जो भी सोशल साइंसेज के स्ट्रीम्स हैं, अगर उनका भी आप, जैसे सोशोलॉजी हो गया, जोग्राफी हो गया, जैसे जो अर्बन हिस्टोरियंस होते हैं वो जोग्राफी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो भी प्लेस का जोग्राफी है, जो भी प्लेस का डेमोग्राफी है उसका यूज़ करते हैं। सोशोलॉजी सोसाइटी के बारे में जब रिसर्च होती है तो उसके बारे में के लिए। सो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप वुड बी बिब्लियोग्राफी एंड अंकुश इज गोइंग टू टेल यू। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट टू नो योर सोर्सेज। शिवांगी ने जैसे बताया कि 2 टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एटलीस्ट प्राइमरी में 5 टू मैक्सिमम हमें लिस्ट तो रखना ही पड़ेगा, एंड सेकेंडरी में 10 टू मैक्सिमम, ताकि आपके रिसर्च को सीरियस लिया जाए और आपके PhD इंटरव्यू एक सक्सेसफुल इंटरव्यू बन पाए। हाँ, तो जितने भी सोर्सेज आपको मतलब बिब्लियोग्राफी में डालने हैं आप डाल सकते हो। एटलीस्ट प्राइमरी में 5 और सेकेंडरी में 10। एंड नो योर सोर्सेज का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि किस सोर्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमसे तो क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस सोर्स में क्या है। और सो जस्ट बी रेडी, और थोड़ा सा कम टाइम में प्रपोजल तैयार करने के लिए, लेकिन वी होप दैट you can do it and have a brief study of your sources at least. So everyone, that was all the steps needed to make a research proposal, JNU students guide to make a research proposal. So guys, आपका कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पुट करें, और हम यहाँ पर हैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। So, अगर आपको फॉर्मेट का PDF चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, हम फॉर्मेट का PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। एंड जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।